लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी इन हिंदी अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग जुड़े जितने बच्चे हैं रोजी गुड इवनिंग लेना गुड इवनिंग स्टार्ट कर दिया वेरी गुड। आप लोग सभी टोटल प्रश्न कोच ठीक है और इसके साथ गुड इवनिंग थोड़ा सा आप लोग सब्सक्रिप्शन ले करना शुरू कर दीजिए, अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं कि मार्लिन मिंटो सुधार अधिनियम जो आया था इसको भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थैंक यू अर्जुन जी, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है, थैंक यू अर्चना। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग ये रिकॉर्डेड क्लास देखते हो और आप लोग को बहुत अच्छा लगता है क्लासेस। जी नोट्स अपना प्लीज आप लोग अपना बनाइएगा। अच्छा चलिए दिन में आपका जॉब रहता है, कोई बात नहीं जी। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं मार्लो मिंटो सुधार का। तो जो भारत सचिव था वह भारत सचिव कौन सा था? तो मार्लो था। भारत सचिव का नाम क्या था? मार्लो था। और भारत का जो वायसराय था, भारत का जो वायसराय था उस वायसराय का नाम क्या था? मिंटो द्वितीय। क्या नाम था? मिंटो द्वितीय। तो मार्लो भारत सचिव रहता है और मिंटो द्वितीय जो है या भारत का वायसराय रहता है। इन्हीं के समय में जो भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम को पारित किया गया उस अधिनियम को कहा जाता है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। यही वो अधिनियम है जिस अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे प्रथम बार इस मुद्दे को रखा गया कि देखो भैया हम भारत में बांटो और राज करो के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। तो यही वो अधिनियम है जिसके द्वारा कौन सा सिद्धांत रख दिया गया कि बांटो और राज करो का, अर्थात यही से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हो जाता है। अर्थात मुस्लिम लीग को, मुस्लिमों को ये अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक काफी अच्छे तरीके से लुभावन जो प्रस्ताव कहा जा सकता है उस प्रकार से यह लुभावन प्रस्ताव दिया गया था। अर्थात इसमें अगर मैं आपके सामने रखूं कि प्रस्ताव में मुख्यतः शामिल किसको किया गया था, तो प्रस्ताव आप लोग साथ में लिखते हुए चल लेना। मिंटो सेकंड भारत के वायसराय रहते हैं, नाम है उनका। भारत के वायसराय कौन थे? तो मिंटो सेकंड थे, तो वो वायसराय का नाम रहता है मिंटो सेकंड जी। अगर हम देखें यहां पर इसका मूल्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, इसका मूल्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल्य उद्देश्य और होता है, सबसे पहला उद्देश्य तो इसका ये होता है कि 1907 ईस्वी में गर्म दल और नरम दल, मैंने कहानी समझाया था ना, इन दोनों में क्या हो गया? विभाजन पड़ गया, जिसको हम लोग सूरत डिस्प्यूट के नाम से भी जानते हैं या सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। कहानी मेरे द्वारा अच्छे तरीके से पढ़ाया गया उसको, सूरत विभाजन। तो गरम दल वालों को तो पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये कहानी आप लोगों को पता है। बाल गंगाधर तिलक को हुआ या लाला लाजपत राय को हुआ या बरिंदर घोष को हुआ, इन सभी को तो जेल में डाल दिया गया। अगर ये सभी जेल में डाल दिए गए हैं तो बच्चे कौन है? तो अब सामने बचे हुए हैं नरम दल, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट बचा हुआ है या दूसरा पॉइंट कौन सा बचा हुआ है यहां पर? मुस्लिम लीग, ठीक है ना। तो ये नरम दल और मुस्लिम लीग, इन दोनों को अपने तरफ, इनका सबसे मेन मोटो हुआ कि अपने तरफ आकर्षित करना। और यह जो मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना। क्या करना? पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना। तो इनके द्वारा जो ये प्रस्ताव पारित किया गया था या जो मार्लो मिंटो अधिनियम आया था, ये क्वेश्चन आप लोग से सीधा पूछा जाता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति सबसे पहले संवैधानिक रूप से कब लागू किया गया? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या? किसी के मन में कोई डाउट है क्या इसमें? सिंपल है। या प्रीलिम्स लेवल की क्लास है इसलिए मैं फैक्ट्स को शामिल कर रहा हूं। मेंस लेवल की क्लास में मैं बताऊंगा, इसमें और भी ज्यादा पॉइंट्स है, उसको मैं चर्चा करूंगा मेंस वाली क्लास में, लेकिन प्रीलिम्स में अब यहां पर यह पूछा जाता है कथन। इस मार्लो मिंटो सुधार पर किसने कौन सी बातें कही है, उन बातों को हमें यहां पर क्या है जानना है। सबसे प्रथम यहां पर आ जाते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। तो महात्मा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं यहां पर गांधी लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग पूरा लिखना, आप सिर्फ महात्मा लिख के मत छोड़ देना, मैं सिर्फ यहां पर गांधी लिख दिया हूं। तो महात्मा गांधी का कथन कभी-कभी हमारे पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने इसके पर क्या बोला था, तो मार्लो मिंटो सुधार ने, इसने महात्मा गांधी ने क्या बोला? तो महात्मा गांधी ने बोला कि मार्लो मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये आप जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाओगे ना, तो इस प्रकार के कथन हम लोगों से पूछ लेता है कि किसके द्वारा इस बात को कहा गया है कि मार्लो मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ये कहने वाले कौन से हैं? तो ये यही है, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर पूछा जाए, सेकंड एक और है जिनका नाम क्या है, एक बात बताइएगा। जो प्रस्तावना है या संविधान, तो संविधान में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बहुत अहम भूमिका थी। मतलब प्रस्तावना को उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो प्रस्तावना थी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, लेकिन जो उसको पढ़कर इंप्लीमेंट आगे किए थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन उनका नाम जो है वो छुप जाता है, जिसने लिखा उनका नाम किताब वाले शामिल ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये एक्स्ट्रा न्यूज़ है, ठीक है। क्या नाम है? नाम लिखने के साथ ही आप लोगों को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या नाम है। के एम मुंशी। अब नाम याद आया क्या? पॉलिटी की क्लास में देखिएगा, बहुत अहम योगदान है इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो के एम मुंशी जी थे, इन्होंने प्रस्तावना को लिखा हुआ था। तो इनका भी तो कथन महत्वपूर्ण बनता है ना। इन्होंने कौन सा कथन बोला? इन्होंने ये कहा, इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार दिया। यह बात किसने बोला था? यह बात बोले थे के एम मुंशी ने बोला था। तो आई थिंक अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? सीधा सा बताइएगा। पहली बार प्रतिनिधि और निर्वाचन तत्वों को समावेश करने का प्रयत्न किसमें किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार में किया गया था, ठीक है। प्रतिनिधित्व और निर्वाचन पद्धति के लिए निर्वाचन तत्वों को समावेश करने का जो प्रयत्न किया गया था वह किसमें किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार में किया गया था। उस समय जो भारत के सचिव थे वो मार्लो थे और जो वायसराय थे वो मिंटो द्वितीय थे। इन्हीं के समय में जो भारत शासन अधिनियम 1909 का आया तो उसको कहा दिया गया मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। और प्रथम बार इसी सुधार के द्वारा भारत में बांटो और राज करो के प्रस्तावना को पारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि नरम दल को और मुस्लिम लीग को अपनी तरफ आकर्षित करना और मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करके एक प्रकार से लुभावन, कहा जाता है लोक लुभावन, तो लोक लुभावन प्रस्तावना को देकर उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा या मिंटो और मार्लो के द्वारा मिलाकर रखा गया था, ठीक है ना। चलिए, तो ये सभी पॉइंट्स क्या हो गया, समझ में आ चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा एक कदम और आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली दरबार। जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा हुआ था, दिल्ली दरबार,
इसकी कहानी कौन लोग देख ले, ये कब लगा था 1911 में, कब लगा हुआ था 1911 में लगा हुआ था। अगर पूछा जाए जो दिल्ली दरबार लगा हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजधानी परिवर्तन करना। क्या करना, राजधानी स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना, ठीक है ना, इसका यह क्या था, जो होता है मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अगर यह पूछ दिया जाए, हाँ, अगर आप लोगों से यह पूछ दिया जाए यह जो दिल्ली दरबार लगा हुआ था इसमें प्रमुख रूप से दो घोषणाएं किया गया, दो घोषणा किया गया, और दो घोषणा वो कौन कौन सा किया गया था। सबसे प्रथम इसमें घोषणा तो यह किया गया कि बंगाल विभाजन को क्या किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव में रहा कि हम इसे क्या कर दे रहे हैं, रद्द कर दे रहे हैं। लेकिन जो आग लगा दी है वो मालिक मेरे, वो आग तो बुझने वाला नहीं है ना। कहा जाता है कि छोटी सी चिंगारी भी आग लगाने के लिए काफी होती है, और यहाँ पे इन लोगों ने पूरा का पूरा आग लगाया था और फिर बाद में पानी डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जिसकी मकानें जल गई है उनकी मकानों को आप कहां लाओगे, जो दिलों में दरारें पड़ गई है उन दरारों को तो आप नहीं भर पाओगे ना। तो यही यहाँ पर होता है बंगाल विभाजन रद्द। ये बार बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो रद्द किया। अच्छा, प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा था, आप लोग बताइए तो जल्दी से कमेंट के द्वारा कि प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा हुआ था। ये तो तीसरा दिल्ली दरबार था ना, ये तो प्रथम दिल्ली दरबार नहीं रहता है ना, यह कौन सा होता है, तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार होता है। तो कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रथम दिल्ली दरबार तो आप लोग बताइएगा हाँ, नहीं नहीं नहीं, सारे आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गए जी, 1800 1900 नहीं, ठीक है ना। दूसरा अगर घोषणा अगर देखा जाता है तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के लिए किया गया, दिल्ली को भारत की राजधानी। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की भी घोषणा, उस घोषणा किसमें किया गया, तो ये वही कौन सा है, दिल्ली दरबार है। अब देखिए इसी दिल्ली दरबार में दो लोग शामिल हुए थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन के जो राजा आए थे, उनका नाम क्या था, जॉर्ज पंचम। क्या नाम था, जॉर्ज पंचम। और जो इसकी महारानी आई हुई थी, ब्रिटेन की जो महारानी आई थी उनका नाम क्या था, विलियम मैरी, विलियम मैरी। तो ये वहां के क्या आए हुए थे, राजा और रानी आई हुई थी। अच्छा, इस समय जब आपका दिल्ली दरबार लगा हुआ था तो एक क्वेश्चन हम लोग से और पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दरबार के समय तत्कालीन वायसराय कौन थे। यस, आई थिंक सभी बच्चों को ये पता होगा कि तत्कालीन वायसराय कौन से थे, तत्कालीन वायसराय। तो तत्कालीन वायसराय कौन से होते हैं, इनका नाम क्या है, हार्डिंग द्वितीय। कौन से होते हैं, हार्डिंग द्वितीय होते हैं, या इसके कौन से हैं, तत्कालीन वायसराय। अब अपने से बताना, जो दिल्ली राजधानी, ये तो दिल्ली की राजधानी जो है, मैं दिल्ली हूं या दिल्ली राजधानी, ये तो मध्यकाल में शुरू हो चुका था ना। मुगलों के द्वारा कितना बेहतरीन आगरा और दिल्ली की राजधानी को बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो यही अंग्रेजों की चालबाजियां हैं। ये कहा जाता है कि दिल्ली की रूपरेखा किसने तैयार किया। भैया मेरे, दिल्ली तो बेहतरीन रूपरेखा पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन इनके द्वारा दिल्ली की जो वर्तमान रूपरेखा है, यह रूपरेखा तैयार करने वाले दो वस्तुकार थे। दिल्ली की रूपरेखा को तैयार करने वाले दो वस्तुकार थे, और इन दोनों वस्तुकारों का नाम क्या था, एक का नाम था एडविन, क्या नाम था, एडविन लुटियंस। क्या नाम था, एडविन लुटियंस। और दूसरा का नाम हम लोग देखते हैं तो दूसरा नाम कौन सा था, हर्बर्ट बंकर, यह दूसरा नाम है। तो हम लोग से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कि दिल्ली का रूपरेखा कौन से वस्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था, तो लुटियंस और बंकर के द्वारा तैयार किया गया था। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, किसके द्वारा तैयार किया गया था, लुटियंस और बंकर के द्वारा दिल्ली की रूपरेखा को तैयार किया गया था। और जो दिल्ली को राजधानी बनाना था, या दिल्ली की राजधानी हस्तांतरण कब किया गया, अगर पूछ दिया जाए कि दिल्ली को राजधानी हस्तांतरण कब किया गया, कब इसको बनाया गया, तो यह बनाया गया था 23 दिसंबर 1912 को। समझिए दिल्ली को, जी जी जी, टाइम नेशनल, जी बिल्कुल, 13 में उस पे आ रहा हूं, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब अगर यहां आप लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली को राजधानी जो घोषणा किया गया था, या दिल्ली दरबार 11 में 1911 में किया गया था, घोषणा किया गया था। लेकिन अगर बाय द वे आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि इसको स्थानांतरण कब किया गया, तो 1912 ईस्वी में किया गया। दोनों में क्या है, आपका थोड़ा सा डेट का अंतर है, तो डेट बस इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इन दोनों में अभी तक हम लोग मात्र दो मुद्दों को पढ़े। एक मुद्दा हम लोग मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को पढ़ लिए, दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ा। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या, किसी के मन में नहीं है ना? आप लोग साथ में लिखते हुए चल रहे हैं ना, साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं ना, क्योंकि साथ में नोट्स बनाओगे तभी जाकर अच्छे तरीके से याद भी होगा, समझ में भी आएगा। वेरी गुड, नोट्स बना रहे हो तो चलिए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, और वह कौन सा है, वह है होम रूल। या रुक जाओ, ये तीसरे पॉइंट्स को, होम रूल आंदोलन पढ़ाने से पहले कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को हम लोग देख ले क्या। चलिए, हम लोग कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को देख लेते हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 1908 वाली घटना को देख लेते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलीगढ़ संयंत्र केस, ठीक है ना, अलीगढ़ संयंत्र केस। यह पूछ लेता है कब हुआ था। अलीगढ़ संयंत्र केस को अगर देखा जाए तो यह हुआ था 1908 ईस्वी में। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। टोटल अगर केस देखा जाए ना, तो केस ये हुआ था 18 मई 1908 ईस्वी को। देखिए, अवैध शस्त्र को रखने के अपराध में, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को, मैं तो क्रांतिकारी ही कहूंगा, कुछ ऐसी किताब है जैसे बिपिन चंद्रा है, तो वो आतंकवादी गतिविधियों के बारे में शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर देते हैं। लेकिन चूंकि मैं इंडियन हूं और ब्रिटिश के खिलाफ ये लोग विद्रोह कर रहे थे, तो सब कुछ क्या होता है, जायज होता है, लव एंड वॉर में, सबको पता है। तो भाई अगर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे थे, तो क्या हमारे वीर जो है वो हथियार रख लिए तो आतंकवादी हम पूरे कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो हम इनको क्या कहते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों को। तो अवैध हथियार को रखने के अपराध में अलीगढ़ में 1908 ईस्वी में 34 व्यक्तियों को पकड़ा गया। 34 व्यक्ति को क्या किया गया, पकड़ लिया गया। हाँ जी बिल्कुल, बिपिन चंद्रा, हाँ। तो 34 व्यक्तियों को पकड़ा गया, और इस 34 व्यक्ति को आजीवन कालापानी की सजा दे दी गई। बिपिन चंद्रा तो भगत सिंह को जो होता है आतंकवादी शब्द से प्रयोग कर देते हैं कि आतंकवादी गतिविधि। भगत सिंह आतंकवादी कब से हो गए मेरे भाई, भगत सिंह हम युवाओं के जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लीडर है, अभी भी हमारे मन में बसते हैं वो, ठीक है। जो अपने देश के प्रति प्रेम करता हो, तो प्रेम में सब कुछ जायज है भाई। तो इसीलिए वो अगर जो है वैसे अंग्रेजों को मार रहे हैं, तो उनको आतंकवादी नहीं कर सकता। आतंकवादी को अंग्रेज थे जो भारत में आगे इस तरीके से कर रहे थे। सर केसेस याद करना जरूरी है क्या, पॉलिटी के लिए भी बहुत सारे केस को याद करना पड़ता है। नहीं आपको याद हो जाएगा। तो इनको क्या किया गया, आजीवन काला पानी की सजा दिया गया।
इनको आजीवन काला पानी की क्या किया गया, सजा दिया गया था। ये 34 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, और इस 34 व्यक्तियों को क्यों पकड़ा गया था, तो उसके पीछे रीजन यह था अवैध शस्त्र रखने पर इसी के आरोप में। और यह वही केस है जिसमें सरकारी गवाह दबाव बनाकर नरेंद्र गोसाई थी, तो नरेंद्र गोसाई को सरकारी गवाह बना लिया गया। किसको बना लिया गया था, अगर पूछा जाए कि सरकारी गवाह, तो सरकारी गवाह किसको बना लिया गया था, नरेंद्र गोसाई। यह सरकारी गवाह बन गए, जिसके कारण यह अंग्रेज बताते थे कि देखो भैया, सरकारी गवाह बन जाओगे, तुम्हारी सजा माफ कर दिया जाएगा, तुम अपने साथियों का नाम बता दो। इन्होंने 34 लोगों का नाम बता दिया, भाई ऐसे ऐसे शस्त्र रखते थे। उन 34 को पकड़ के आजीवन काला पानी की सजा दे दिया गया, मतलब भारत से हमेशा के लिए अंडमान निकोबार वाला जो जेल है वहां पर भेज दिया गया, और नरेंद्र गोसाई आजाद हो गए। ठीक है, तो कभी इतिहास इनको माफ करेगा क्या, कभी नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को तो कभी नहीं करे। तो यही रीजन आप सरकारी गवाह पूछ देता है कि अलीगढ़ संयंत्र केस कब हुआ, क्या था। और दूसरा यह पूछा जा सकता है कि सरकारी गवाह कौन बनेगा। ठीक है, सरकारी गवाह कौन बना था, तो नरेंद्र गोसाई जो थे, यही क्या हुए थे, सरकारी गवाह बने थे। तो अलीगढ़ संयंत्र केस आप लोगों को समझ में आ गया ना। हम लोग दूसरा क्रांतिकारी गतिविधियों को एक बार देख लें। अगर हम दूसरे क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हैं तो एक है इस पे कौन सा, हावड़ा संयंत्र केस। कौन सा है, हावड़ा संयंत्र केस। और यह कब हुआ था, 1910 ईस्वी में। कब हुआ था, 1910 ईस्वी में। सभी बच्चों को पता है कि हावड़ा कहां है भैया, कहां है हावड़ा, तो बंगाल में है। गुड इवनिंग जी, बोलो सभी को गुड इवनिंग। और समझ में आ रहा नहीं आ रहा होगा, कोलकाता में। वेरी गुड। 3 पिलर पे खड़ा है हावड़ा ब्रिज, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सबसे अच्छा एग्जांपल पेश करता है हावड़ा ब्रिज। तो फिजिक्स में उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब क्या हुआ, जो हावड़ा था ना, वहां के एक एसपी थे, पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, एसपी थे, जिनका नाम क्या था, शमसुल आलम। भारतीय थे ना, इनका नाम था शमसुल आलम। अब क्या हुआ, शमसुल आलम जो थे, और बंगाल के एक जिसको हम लोग बोला, हम लोग प्यार से बाघा जतीन के नाम से पुकारते हैं, उनका नाम क्या है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। बेचारे वो कहा जाता है ना मिस्टर इंडिया, छुपा रुस्तम। ठीक है, मतलब जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां पर बताऊं, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, अगर इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं ना, तो भेष बदलने में बहुत ज्यादा माहिर थे, और अकेले बंगाल में अंग्रेजों के को नाको चने जो है चना चबा दिए थे। तो ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बहुत ही जो होता है नामी गिरामी एक मतलब क्रांतिकारी थे भारतीय। आप इस बात से जानकर जो है हैरान हो जाओगे कि 1906 से लेकर 1907 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर इन्होंने 110 डाके डाले थे, भारतीयों को परेशान करने के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स को। तो 110 के करीब इन्होंने क्या किया था, डाके डाले थे। और लोगों की, कौन लोग, जो लोग अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, तो अंग्रेजों के सपोर्ट जो करते थे, तो 60 के करीब में उन लोगों को क्या किए थे, हत्याएं किए थे। और कुछ इसमें प्रयास भी शामिल है, ये भी किए थे। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, 1 महीने के लिए बंगाल में इन्होंने स्वयं से शासन जो होता है, स्व शासन जो होता है, घोषित कर दिया था। और इन्होंने क्या कर दिया कि जो एसपी है, जिनका नाम क्या था, शमसुल आलम, क्या नाम है, शमसुल आलम, इनकी क्या कर दिए, हत्या कर दिए। एसपी की क्या कर दिए, हत्या कर दिए। इनको एक और प्यार से एक और नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोग पुकारते हैं, कभी कभी हम लोग से पूछ देता है, बाघा जतीन। क्या नाम था इनका, बाघा जतीन। तो अगर पूछा जाए बाघा जतीन के नाम से किसको पुकारा जाता है, तो बाघा जतीन के नाम से किसको पुकारा जाता है, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को पुकारा जाता है। कौन से हैं वो, हमारे भारतीय क्रांतिकारी सूरवीर जतीन। देख रहे हैं देशभक्ति कितना कुट कुट भरा हुआ है, और आजकल के नेताओं को देख रहे हैं, देश बीच में क्या जाते हैं वो सब। ठीक है, यही बंगाल है जहां पर देश के लिए इतनी ज्यादा क्रांतिकारी उठे, ठीक है ना, और देश को आजाद कराने में सबसे अहम भूमिका रहा बंगाल का। और वही बंगाल आज देखिए जलता बंगाल है, इतना गरीब बंगाल हो गया है, भुखमरी का शिकार बंगाल बना हुआ है। तो ये हमारे राजनेताओं के, राज नहीं, ये नेताओं के कारण ऐसा हुआ है। तो ये इनका नाम क्या था, बाघा जतीन था। अब देखिए अंग्रेज जो है बुरी तरीके से हाथ धोकर जो कहा जाता है, इनके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन यह ऐसे व्यक्ति कि हाथ आ ही नहीं रहे थे, लेकिन बेचारे बदकिस्मती से 1915 में, कब, 1915 ईस्वी में इनको पकड़ लिया गया। और कहां से पकड़ा गया, बालासोर से। जल्दी से कमेंट करके बताइए तो बालासोर कहां पर है, बंगाल में बालासोर कहां है, जल्दी बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से। बालासोर कहां पे है, अभी तक नहीं आया है। प्रतीक जी, मैं टेलीग्राम यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अकेडमी की तरफ से मना किया गया है कोई भी सोशल साइट के बारे में नहीं बताने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, इसीलिए तो मैं बोला कि बंगाल में कहां पर है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, इसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, इंटरव्यू में भी आप लोग को जाना है। बालासोर कोलकाता में क्या, बंगाल में क्या, ये उड़ीसा में है ना। अर्चना ने यहाँ पर आंसर एक सही किया, और बाकी लोग कोलकाता में भी होगा, मिदनापुर में होगा। ठीक है, बालाकोट पाकिस्तान में है। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, तो वहां पहुंच गया सिकंदर। तो ये बालासोर, ठीक है ना, इनको क्या कर लिया गया, उड़ीसा में, उड़ीसा में पकड़ा नहीं गया। ठीक है, उड़ीसा में पता चला कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी है, चारों तरफ से पुलिस जो है, जैसे चंद्रशेखर आजाद का हुआ था ना, वैसे ही हुआ। और यहीं पे बालासोर में ये क्या हो गए, वीर गति को मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है ना, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि हावड़ा संयंत्र केस, तो आप लोगों को बाघा जतीन का नाम याद रहेगा ना, बंगाल के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराकर चले गए। क्या नाम है, बाघा जतीन या जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, नाम हमेशा याद रहेगा ना, किसी के मन में कोई डाउट। ठीक है, तो हम लोगों ने हावड़ा संयंत्र केस देख लिया। अब एक और पॉइंट देख लिया जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हम लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन, और वह कौन सा है, अनुशीलन समिति। कौन सा है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था, 1907 ईस्वी में। समझिएगा, इस समिति से शायद अभी बीपीएससी वाला पिछला एग्जाम जब हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। यह अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुशीलन समिति का जो स्थापना किया गया था वह कहां पर किया गया था, तो कहां किया गया था, कोलकाता में किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन कैंसिल हो गया, कोलकाता में किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन अगर भाई आप लोगों से कभी भी पूछ दिया जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, अनुशीलन समिति के जो स्थापना हुआ था इसके संस्थापक कौन थे, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए तो, जल्दी जल्दी, कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे, किसी का अभी आंसर नहीं आया, बरिंद्र नाथ घोष थे। वेरी गुड वेरी गुड, बरिंद्र घोष थे। और दूसरा इनके साथ जो सहयोगी होने का काम कर रहे थे वह कौन से थे, भूपेंद्र दत्त थे। भूपेंद्र दत्त थे। तो इन दोनों के द्वारा मिलाकर अनुशीलन समिति का यहां पर गठन किया गया। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अनुशीलन समिति का जो गठन किया गया था, मैं ये सभी के सभी क्रांतिकारी गतिविधियों का पॉइंट बता रहा हूं, उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य क्या था, खून के बदले, हाँ वेरी गुड अर्चना, खून के बदले खून,
यह इनका क्या था, मुख्यतः उद्देश्य था कि खून के बदले हम क्या लेंगे, खून करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो बात किसने कहा था, ये तो बात आपका इनका है, सुभाष चंद्र बोस का, आजाद हिंद फौज में। लेकिन यहां पर अगर कभी भी पूछा जाए कि खून के बदले खून, किसका उद्देश्य रहा था, तो वह उद्देश्य किसका रहा था, अनुशीलन समिति का रहा था, ठीक है ना। और इसका अगर पूछ दिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था, कलकत्ता बनाया गया था। कलकत्ता बनाया गया था, याद रहेगा इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि इसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया गया था, तो कोलकाता में बना दिया गया। अब देखिए, काम करने की सहूलियत के लिए एक और अनुशीलन समिति का गठन किया गया और उसका नाम क्या दिया गया, ढाका अनुशीलन समिति। क्या नाम दिया गया, ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति। अब देखिए, जो ढाका अनुशीलन समिति था ना, इसी के अंडर में टोटल, अगर मैं ये कहूं ना, पूरे के पूरे ढाका में आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं तो 500 के करीब में इसकी ब्रांचेस खोला गया, इसकी शाखाओं का विस्तार किया गया। अब क्वेश्चन मार्क यहां पर यह पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका जो स्थापना किया गया था, यह स्थापना कहां पर किया गया था, ढाका में किया गया था। और कब किया गया था, 1907 में। कब, 1907 में। इसका ये हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट्स बन जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, यही हमें याद रखना है, क्योंकि संस्थापक बार बार जो है हमारे पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इसके मेन जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, पी मित्रा। क्या नाम था, पी मित्रा। और दूसरा जो इनके साथ दे रहे थे उनका नाम क्या था, वेरी गुड अर्चना, उनका नाम क्या था, पुलिनदास। जो सेकंड में नाम शामिल है वह कौन से हैं, पुलिनदास है। अच्छा, एक और यहां पे अगर मैं बता दूं, जो अनुशीलन समिति है, इस अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कब किया गया, इस अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कब किया गया, तो इस अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित किया गया था 11 दिसंबर 1908 को। कब किया गया, 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को। यही वो आपकी अनुशीलन समिति है, जिस अनुशीलन समिति को अनुशीलन समिति को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये हम लोगों के द्वारा टोटल 2010 तक, सॉरी 1910 तक की घटनाओं को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। 1910 से पहले अब कोई भी घटना यहाँ पर बाकी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक कदम आगे बढ़कर हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, तो एक हम लोग प्रकरण देख लेते हैं जी। एक हम लोग अभी विदेशों में जितने संस्थाओं का गठन किया गया था ना, उन संस्थाओं को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक हम लोग प्रकरण देख लेते हैं, या ऐसे करता हूं मैं आप लोगों के सामने, विदेशों में जो ब्रांचेस खोला गया था उनका नाम एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं आप लोग, हेडिंग डाल सकते हैं, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। अगर हम लोग विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन देखें, कैसा क्यों किया गया था, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों किया जा रहा था, उसके पीछे रीजन यही था, जैसे लंदन हुआ, अमेरिका हुआ, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में अंग्रेजों के वास्तविक चेहरा को, वहां के लोगों को दिखाने के लिए हमेशा अंग्रेज अपने आप को एक शौक के रूप में अपने आप को यह दिखावा किया करते थे कि देखो हम भारत के निर्माण में मदद कर रहे हैं। हमेशा अंग्रेज इसी बात का दावा करते थे कि हम भारत के विकास में मदद कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के वास्तविक चेहरा को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा था, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन किया जा रहा था। अब क्वेश्चन मार्क यह आ रहा है, कौन कौन से क्षेत्रों में किया गया है, तो वह क्षेत्र कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहला क्षेत्र हम लोग को कौन मिलता है, लंदन, ठीक है ना। सबसे प्रथम क्षेत्र को अगर हम देखें तो सबसे प्रथम क्षेत्र यहाँ पे कौन सा प्राप्त होता है, यहाँ सबसे प्रथम क्षेत्र है लंदन। लंदन में कौन कौन से ब्रांचेस को खोला गया था, लंदन में कौन कौन से क्रांतिकारी गतिविधियों को खोला गया था, तो लंदन में सबसे प्रथम एक है इंडियन, कौन सा, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। समझना, अगर मैं आप लोगों के सामने इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में रखूं, क्वेश्चन क्या क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी के बारे में इतना ही पॉइंट जानना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। अपने क्वेश्चन से मतलब रखना है, बेकार की चीजें और इधर उधर की चीजें हम लोग को नहीं जानना है, क्योंकि मेरे भाई आप लोग को पता है कि आप में से जितने भी यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे 20-22 के करीब में लाइव है, अकाउंट डाउन आ गए, उनके अकॉर्डिंग नहीं मिला, हंसी मजाक वाला चीज यहाँ पर लिख के पढ़ने वाला चीज मिला, तो देखिए यार, इतने इसमें तो लिखना पड़ेगा, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को खुद पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है मेरे पास, और ऐसे भी बच्चों का कॉल आता है जो अभी शायद देख भी रहे होंगे, ठीक है, मुस्कान साहब है, तो आया हुआ था कॉल, सब्सक्रिप्शन लिए हुए बच्चे भी, ठीक है, वो सो कॉल टीचर जो बड़े टीचर है उनके गुमराह होकर चले जाते हैं और फिर होता है वहां उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बड़े नाम को देखकर वो ले लेते हैं, भाई अच्छे टीचर है, और वहां पे प्लस पे भी जाने के बाद पता चलता है कि YouTube पे जो क्लासेस चल रहा था उससे भी बेकार वहां पे पढ़ाया गया, तो दूसरे टीचर को वहां पे डिपेंड होना पड़ता है। मेरे द्वारा है कि जैसे YouTube पे है, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट YouTube पे लिखकर वही क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्लस पे है, ठीक है। और आप खुद देखोगे प्लस में और यहाँ के बच्चों में क्या अंतर है। प्लस के बच्चे में अगर 30 बच्चे आ गए हैं ना, तो कंटिन्यू 30 के 30 बच्चे मेरे पूरे कोर्स को देखते हैं, और आप लोगों में ये फ्री वाली क्लास में यही है, फ्री वाली क्लास में बच्चे आते हैं तो उनके मन में ये आता है अभी बहुत ऑप्शन है, और एक और बात सोचते हैं सर लास्ट में, हाँ जी बिल्कुल, अभी पूछ लीजिए आपका कॉल ही नहीं लग रहा है, ठीक है, चलिए, वीडी सावरकर, वेरी गुड। अगर हम लोग यहाँ देखें इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में, सबसे प्रथम यहाँ क्वेश्चन यह पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना उसी समय हो गया था जब बंगाल विभाजन किया जा रहा है, ठीक है। हम तो रोज रहते हैं, हाँ जी, जो डेली बच्चे होते हैं ना मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं 20-25 हैं, वो हमेशा रहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग से यह पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन रहे, इनके मुख्यतः संस्थापक कौन रहे, इनके जो संस्थापक रहे हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्या नाम रहा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इसके क्या रहे, फोर्थ नहीं चल रही है, एक बार देखिएगा, फोर्थ चलेगा मेरे भाई, श्याम जी कृष्ण वर्मा रहे। और दूसरा अगर हम लोग से पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन रहे, इनके अध्यक्ष का नाम रहा अब्दुल्ला सुहरावर्दी, अब्दुल्ला सुहरावर्दी, ये इसका क्या रहा, अध्यक्ष का नाम रहा। आपको देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे मेंस की क्लास को करते हैं, और वही बच्चे मेरे प्रीलिम्स वाले आधुनिक भारत की क्लास को करते हैं। दोनों क्लास में मैं उसी के एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं। मेंस वाली क्लास में अगर आप देखोगे तो मेंस वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग आधुनिक भारत आप लोग पढ़ते हैं, वहां फैक्ट मिलता ही नहीं है, वहां केवल और केवल क्या होता है, लॉजिक होता है, विश्लेषण होता है। और वही प्रीलिम्स वाली क्लास में आते हो तो प्रीलिम्स वाली क्लास में प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ज्यादा फैक्ट शामिल होता है,
ठीक है, यही होता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। और यही मैं बच्चों को बार बार सजेशन देता हूं कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनों, आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स को अलग पढ़ो और मेंस को अलग पढ़ो, दोनों को एक ही साथ घिस पिच मत कर दो। जब आप घिस पिच करते हो ना, तभी आप गड़बड़ होते हो। और सिस्टमैटिक पढ़ो। हाँ, कोई बात नहीं, तबियत सही हो जाएगा, ये रखते हैं। अब देखिए, यही इंडियन जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है और लंदन है, तो लंदन में एक कांड किया गया। कांड समझते हैं आप लोग? इसी के द्वारा एक कांड कर दिया गया और वहां पे कर्जन वाइली जो थे, वाइली जो भारत में आए हुए थे और भारत में आने के बाद शोषण करके जो अकाल पड़ा हुआ था, उसमें मतलब कि अकाल में ये कहा, तीन अटेम्प्ट ऐसे निकल गए जी। तो अकाल में भारतीयों के लिए कोई काम नहीं किया, लूट के और लेकर गए। वहां जब गए तो वहां भी छोड़ने वाले थोड़े थे, इनकी क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। और हत्या कब किया गया? 1909 ईस्वी में। कब किया गया? 1 जुलाई 1909 ईस्वी को इनकी हत्या किया गया। और हत्या करने वाले कौन से क्रांतिकारी थे, उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। लंदन में जाकर उनकी हत्या कर दिया गया। क्या नाम था? मदन लाल धिंगरा। ठीक है, क्या नाम था? मदन लाल। मदन, देखिए आप लोग 20-22 में रहेंगे तो मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदन लाल धिंगरा। तो कर्जन वाइली की हत्या जाकर लंदन में करने वाले रहते हैं। और ये भी जो मदन लाल जो होता है धिंगरा है, या इंडिया होम रूल सोसाइटी के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी के मेंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मैडम भीमा जी कामा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मैडम वीका जी कामा। समझिएगा, इनके बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूं, बेकार की चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं। यह महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थे। महाराष्ट्र के पारसी परिवार से ये क्या थे? संबंधित थे। और इन्होंने लंदन में ही, सॉरी, इन्होंने 1902 ईस्वी में भारत को क्या किया था? छोड़ा था। भारत को छोड़ा था। ठीक है, इनके बारे में तो आप लोगों को पता है, झंडा फहराने वाले, इसीलिए इनके बारे में मैं सारी की सारी चीजें लिख रहा हूं। 1907 ईस्वी में मैडम भीमा जी जो कामा है, 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में, ठीक है ना, में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी जो कांग्रेस था उसमें पार्टिसिपेट किए। अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने क्या किया? भाग लिया। और इन्होंने इसी समय उत्तेजित भाषण दिया और अंत में इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया था। यह तिरंगा कैसा था? हरा, पीला और नीचे कैसा था? लाल। तो हरा, पीला, लाल था। ठीक है, और यही रीजन है कि मैडम भीमा जी कामा को, ये पुरुष नहीं थे, महिला थी, तो मैडम भीमा जी कामा को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ, मतलब माता इंडियन रिवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा उमेश जी 4th नंबर क्लास को। तो मैडम भीमा जी कामा के बारे में हो गया, समझ में आ गया। लंदन से जो होता है, भारत छोड़कर 1902 ईस्वी में लंदन गए हुए थे और इस प्रकार से सबसे प्रथम बार तिरंगा को फहराया। हरा, पीला और लाल रंग का यह तिरंगा रहता है और इसी कारण इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। बस इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा मैडम भीमा जी कामा के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं अमेरिकी पे, यानी कि एक प्रकार से अमेरिकी संगठन के बारे में, कि अमेरिका में कौन कौन से संगठनों का निर्माण किया गया था, उसके बारे में आ जाते हैं। सबसे प्रथम अगर हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संगठन देखें, तो एक संगठन का निर्माण किया गया था भारतीय स्वतंत्रता लीग। भारतीय स्वतंत्रता लीग। देखिए, विदेशों में इस प्रकार की लीग का जो स्थापना किया जाता था, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता था, क्योंकि एक तो भारतीयों को यह विश्वास था कि ब्रिटेन में रहने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं वो अच्छे नेचर वाले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, तो हमारी मांगों को स्वीकार करेंगे, हमारी बातों को वो मानेंगे। एक तो पॉइंट उनके माइंड पर यह चलता था। दूसरे पॉइंट उनके मन में ये था कि जो भारत में ब्रिटिश वाले लोग हैं, ब्रिटिश है, जो अत्याचार कर रहे हैं भारत में, इनके अत्याचार को वहां के लोगों को दिखाया जाए, वहां के लोगों को बताया जाए, ताकि वो लोग इनके विरुद्ध में एक्शन ले सके, ताकि वो लोग क्या करें, इनके विरुद्ध में एक्शन ले, तभी जाकर बताया जा सकता है। देखिए, ज्योग्राफी की क्लास में इसलिए नहीं ले रहा हूं ना, ज्योग्राफी में बहुत बच्चे यहाँ पे कम होते हैं, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस में रहते हैं, सबसे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। ठीक है, चाहे जी वहां के लोगों, इनको ये लगता था ना कि वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि भारत में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो ये था कि भारत में जो ये कर रहे थे वो यहाँ वहां के लोगों के आदेश पे ही भारत में कर रहे थे। तो यही गलतफहमी का ये लोग क्या रह गए? शिकार हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, इन लोगों ने अपना काम किया और हम लोगों का काम ये है इनके बारे में थोड़ा सा क्या कर ले, जान ले। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है, इसका जो स्थापना किया गया था, यह स्थापना कहां पर किया गया था? कैलिफोर्निया में इसका स्थापना किया गया था। और जो इसके संस्थापक थे उसमें वो भी सिंपल क्वेश्चन अगर होना एमसीक्यू में, पीसीएस लेवल का हो तब ज्यादा आते हैं, और आईएएस लेवल लगा दिया जाए ना, बच्चों को नहीं बनता है तो वो भागते हैं वहां से। तो संस्थापक कौन से रहे? तो इसके जो संस्थापक रहे हैं उनका नाम क्या है? द्वारिका नाथ दास। ये भी बंगाल के थे, द्वारिका नाथ दास। और द्वारिका नाथ दास के द्वारा एक समाचार पत्र चलाया गया था, जो हमारे पेपर में कभी कभी पूछ देता है। एक क्या चलाया था? समाचार पत्र इनके द्वारा चलाया गया था, और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? स्वतंत्र हिंदुस्तान। यह समाचार पत्र था किसका? द्वारिकानाथ टैगोर का। और इनके भारतीय स्वतंत्रता लीग का स्थापना किया गया था कहां पर? अमेरिका में। उन्हीं के द्वारा यह स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र चलाया गया था। अब एक और पॉइंट हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी आंदोलन, गदर मूवी आप लोग देखे ना, वही यहां पर क्या है? गदर पार्टी। ये तो नाम आप लोगों के द्वारा सुना गया होगा, आंदोलन। बोले ना, ये नाम सुना गया है, इसका आंसर आना शुरू हो गया। अब चलिए, सबसे पहले इसके बारे में क्वेश्चन क्या आएगा कि वैसा कौन सा स्थान है जहां पर इसका गठन किया गया था? तो वह स्थान कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, यह क्या है? इसका स्थान है। दूसरा, अगर पूछा जाए कि गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया, तो यह किया गया था 1 नवंबर 1913 को। और यह पेपर में आपके प्रीलिम्स लेवल में कई बार आ चुका है, ठीक है ना, यह कई बार आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को इसका क्या किया गया था?
स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1913 को किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? लाला हरदयाल सिंह। क्या नाम था? लाला हरदयाल। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे सोहन सिंह, ठीक है ना। और इसी गदर पार्टी आंदोलन के द्वारा युगांतर प्रेस की स्थापना किया गया था। प्रेस की स्थापना किया गया था और इसी युगांतर प्रेस के द्वारा गदर का प्रकाशन किया गया। गदर का प्रकाशन किया गया। तो ये टोटल पॉइंट्स मेरे द्वारा किसके बारे में बताया गया? गदर पार्टी आंदोलन के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? तो गदर पार्टी आंदोलन के बारे में। क्या आप लोग समझ में आ गया? 1913 की घटना। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं? कामागाटा माऊ प्रकरण पे, ठीक है, उसको भी तो समझना है ना। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वह कौन सा है? कामागाटा मारू प्रकरण। बहुत फेमस प्रकरण रहा ये, और कब घटित हुआ था? 1914 में हुआ था। अच्छा, अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि कामागाटा मारू क्या था, तो जो ये कामागाटा मारू था ना, यह एक जापानी जहाज था। क्या था? एक जापानी जहाज था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या। तो एक जापानी जहाज था और यह कनाडा की तरफ गया हुआ था। कनाडा की तरफ गया था, क्योंकि जो मतलब कि भारतीय थे, कनाडा सरकार ने अपने क्षेत्र में, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, तो उसके कारण अपने क्षेत्र में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। यानी कि कनाडा सरकार ने उन सभी भारतीयों पर कनाडा के अंदर जो होता है घुसने पर क्या कर दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। यानी कि भारत से वह सीधा कनाडा नहीं जा सकते थे, और ये लोग जापानी जहाज पकड़ के कनाडा जाना चाह रहे थे, ठीक है। अब जहाज में गुरुदत्त सिंह थे। 1914 ईस्वी में हांगकांग से बैकूर की तरफ ये लोग क्या हुए? रवाना हुए। क्योंकि भारत से नहीं जा सकते थे, लेकिन जापान से तो जा सकते थे ना, तो या हांगकांग, तो हांगकांग से ये कहां पर? बैकूर की तरफ जो होते रवाना होते हैं। लेकिन जब वहां पर कनाडा के तट पे, बैकूर पे जो कनाडा के तट पे जब ये उतरने का प्रयत्न किए, तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? उतरने से मना कर दी, तथा अपने सीमा से बाहर जाने के लिए आदेश दे दिया कि आप लोग यहाँ नहीं उतर सकते हैं, आप पहले कहां जाइए? भारत में जाइए। तो यह भारत की तरफ लौट आए और कलकत्ता बंदरगाह की तरफ लौट रहे थे। अभी बजबज नामक स्थान पे पहुंचे थे। उसी टाइम पर जो कलकत्ता में अंग्रेज पुलिस वाले थे, अंग्रेज पुलिस वालों ने इनके उतरने से पहले ही फायरिंग करना शुरू कर दिया, और उसमें 18 यात्री शहीद हो गए और 202 लोगों को उस जहाज पर से पकड़ के जेल में डाल दिया गया। इसी पूरे के पूरे प्रकरण को कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है ना, एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, हुआ यह था कि कनाडा सरकार, साथ में लिख लीजिएगा तो समझ में भी आ जाएगा क्यों किया गया ऐसा सर। भारतीयों के साथ तो ऐसा ही किया जाता था। तो कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिए जो भारत से सीधा कनाडा आए हो। तो ये तो प्रतिबंध ये लगा था कि भारत से सीधा कनाडा में आए हुए हो। यही रीजन हुआ कि एक भारतीय थे पंजाब के, यही मेन नेता थे पंजाब के, गुरुदत्त, ठीक है ना, गुरुदत्त। तो इन्हीं के नेतृत्व में मार्च 1914 में, कब? मार्च 1914 में हांगकांग से वैंकूवर की तरफ ये क्या हुए? एक जापानी जहाज कामागाटा मारू जहाज को लेकर यह रवाना होते हैं, ठीक है ना। और वहां पर जो वैंकूवर वहां पर यह कब पहुंचते हैं? 23 मई को पहुंचते हैं। मार्च में चले हुए थे, ठीक है, और 23 मई को ये क्या हुए? वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर ये पहुंच गए तो वहां पे जो कनाडा अधिकारी थे, उन्होंने यहां उतरने से क्या कर दिया? उतरने से मना कर दिया। कनाडा के अधिकारी ने मना कर दिया और ब्रिटिश सरकार को आदेश दिया कि ब्रिटिश सरकार ने सीधा आदेश दिया कि जहाज को आप कलकत्ता बंदरगाह पर लेकर आओ, ठीक है। तो जहाज को कहां ब्रिटिश सरकार ने कहां पर आदेश दिया था? तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो कनाडा सरकार से बातचीत करके यह बोली कि जहाज को सीधा कलकत्ता लाने को कहा। जब ये जहाज कलकत्ता अभी पहुंचने वाला था, कहां पे? बजबज नामक स्थान पर ही था। अब देखिए बेचारे भूखे भी तो थे, इतने दिनों से जहाज पर है, जमीन पर उतरने नहीं दिया जा रहा है, जहाज पे खाद्य पदार्थों की, खाने वाले पेयजल की और इनकी कमी हो चुकी है ही नहीं, तो भूखे प्यासे हैं वो। और इंसान को गुस्सा कब आता है? जब इंसान के पेट में नहीं हो कुछ, उस टाइम पे इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप देख लेना। और यही रीजन रहा कि जहाज पर जितने लोग बैठे हुए थे उनके मन में एक खुन्नस था, और यहां भी जब बजबज आते हैं तो ये पाले से बंदूक लेके भी आए हैं, फिर उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि जहाज में बैठे रहो। उसी में से कुछ लोगों ने क्या किया? उतरने का ट्राई किया कि भाई हम उतर जाएंगे, ठीक ना, हम उतर जाएंगे। अब जैसे उतरने का ट्राई किया, गोली मार दिए। अब गुस्सा और फूट गया, ठीक ना। उनके पास भी तो थोड़े बहुत हथियार थे, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते से आ रहे थे, तो जहाज में रखे जाते थे हथियार। तो उन लोगों के द्वारा भी फायरिंग हो गया, और फायरिंग हुआ, आतंकवादी गतिविधियों में अंग्रेजों ने इनको लिप्त कर दिया। 18 लोग दर पे ही मारे गए, और बाकी लोगों ने जो सरेंडर भी किया 202 के करीब में, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इसी पूरे के पूरे प्रकरण को क्या कहा जाता है? कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का कहा जाता है। आई थिंक अब मुझे जहां तक लग रहा है आप लोगों को कामागाटा मारू प्रकरण अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। क्या किसी भी बच्चे के मन में इन सब जितने भी क्लास अभी लिए हैं, फेमस हो गया, वरना तो बहुतों को है, मारा तो बहुतों को है, बिल्कुल सही है, तो के आगे बांध कर उड़ा देना, ठीक है। और दुनिया को यह दिखाना कि सभ्य थे, ये आतंकवादी थे। ये तो जो आतंकवादी शब्द दिया गया है, ये आतंकवादी शब्द तो उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक बात जान लीजिएगा,
डिफिनेशन एक है कि जब सही मकसद के लिए सही तरीके से लड़ा जाता है, ठीक है, समझना, जब सही मकसद के लिए सही तरीके से लड़ा जाता है तो उसे क्रांतिकारी कहा जाता है। जब सही मकसद के लिए गलत तरीके से लड़ा जाता है तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है। और जब गलत मकसद के लिए गलत तरीके से लड़ा जाता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। अब बता दो, अगर मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं तो इसमें आतंकवादी शब्द का प्रयोग जो न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं भगत सिंह को लेकर, या जो क्रांतिकारी रहे हैं उनको आतंकवादी किसी किसी किताब में लिखा हुआ मिल जाता है, इंटरव्यू में भी कभी इस बात के लिए क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि आतंकवादी गतिविधियों पर आपका क्या विचार है, आप डायरेक्ट बोलना, माफ करना सर, मैं जो देश के लिए बलिदान हुए हैं उनको मैं आतंकवादी नहीं कर सकता। अगर अंग्रेज हमारे ऊपर इस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे तो उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, तो युवा थे, गुस्सा आ गया, तो कभी कभी किसी किसी युवा के द्वारा ज्यादा मतलब कि हत्याएं की गई है, वो गलत था, लेकिन उनको आतंकवादी कहना ये भी गलत है क्योंकि वो हमारे जवान रहे हैं और वो शहीद हुए हैं, तो उनको हम क्रांतिकारी कर सकते हैं, आतंकवादी नहीं। आप डायरेक्ट अपने पॉइंट पे अड़ जाना, ठीक है, क्योंकि देश की बात है, आप एक अधिकारी बनोगे और अपने शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, वो भी समझ जाएगा और नंबर जरूर देगा आपको। भले वहां बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन नंबर जरूर देगा, इतना जरूर आप जानना। हाँ, जैसे आप लोगों को कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, इतने प्रेम से इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ जो यूपीएससी लेवल का है, और फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं होते, गुस्सा मुझे भी कभी कभी आता है, ऑफलाइन होते तो पीट भी देता, ठीक है ना। चलिए, तो ये कामा घाटा मारूस यहाँ पे हो गया। अब हम लोग को अपने सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण पन्नों पे आना है, ठीक है। ये हम लोग क्रांतिकारी, हाँ, क्रांतिकारी वाली गतिविधियों को पढ़ लिए। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है होम रूल आंदोलन को। मेन अब लोग हम आते हैं होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अब समझिएगा यहाँ पर इसके बारे में, होम रूल आंदोलन के बारे में समझिएगा। होम रूल आंदोलन बेसिकली ये था ना कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, ये रियल में जो कहा जाता है ना तेज तरार नेता, तो उन नेताओं में से एक थे। क्योंकि 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, और उन पर मुकदमा चलाकर, देशद्रोह का मुकदमा चलाकर, जबकि देशद्रोह जैसी कोई घटना ही नहीं थी, फिर भी उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। जब उनको जेल में बंद किया गया और जब वो जेल से 15 लास्ट में निकल के आते हैं, तो यह देखते हैं कि भारत में जो नरम दल वाले हैं वो शांत हो गए हैं, और जो गरम दल वाले हैं उनको अंग्रेजों ने शांत कर दिया है। मतलब जो एक बिगुल फूका गया था स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, तो जो एक बिगुल फूका गया था स्वतंत्रता संग्राम का, और जो एक आंदोलन चल रहा था 1900 से लेकर 1905 से लेकर 7 में बहुत अच्छे तरीके से स्वदेशी आंदोलन भी चला हुआ था और लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, वह आंदोलन क्या हो गया था? बंद हो गया था। यह तिलक जी को अपनी गलतियों का पछतावा होता है, क्योंकि गलती उनमें नहीं थी, कहानी मैंने बताया ना, गलती नरम दल वालों में थी, क्योंकि बेचारे 2 सालों से उनको टरका रहे थे और तीसरे साल भी उनको टरकाना चाहते थे तिलक जी को, तो थे तो गर्म, हो गए और गर्म, और जूता चला के फेंक दिए, ठीक है। और इनके बगल से जब होके गुजरा रास बिहारी घोष, तो नरम वाले भी गर्म हो गए थे, कहानी बताए थे ना। तो ये कहानी रहा था, लेकिन उनको अपनी गलतियों पे पश्चाताप हुआ। उनको लगा कि हम दोनों भाई हैं, नरम दल और गरम दल, हम लोग जब तक मिलकर चलेंगे नहीं तो इसका बेनिफिट अंग्रेज उठा सकते हैं, इसका फायदा ब्रिटिशर्स उठा सकते हैं। और यही रीजन रहा कि जेल से निकलने के जस्ट बाद वो अब नरम दल वालों के साथ मिलने के लिए मीटिंग पर मीटिंग करने लगे कि भाई साहब हम मिलना चाहते हैं। और नरम दल वाले अभी भी अपने एटीट्यूड में थे, नहीं भाई इनको नहीं मिलाना है, यही छोड़ के गए थे, इनको लेना ही नहीं है। और तिलक जी बेचारे एकदम सॉफ्ट पड़ गए थे, क्यों? जानते थे वो कि बिना मिले चल नहीं सकता है देश, ठीक है। फिर भी उन्होंने क्या किया, जब कांग्रेस ने उनको नहीं अपनाया, कांग्रेस ने उनको अलग कर दिया, तो भारत में एक होम रूल आंदोलन की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। इस समय तक गांधी आगमन भी हो चुके थे, लेकिन गांधी जी अभी मस्ती में थे, मतलब भारत भरभर कर रहे थे, भारत को जान रहे थे, भारत को देखना चाह रहे थे कि वास्तविक भारत कहाँ पे गांव व्यवस्था है, तो गांव गांव का दर्शन कर रहे थे, सभी लोग उसके बीच में पहचान बना रहे थे। तो गांधी जी अभी उसमें व्यस्त थे और अभी उतने फेमस भी नहीं हुए थे। इसी बीच में जो तिलक जी थे, हाँ, जो तिलक जी थे, इन्होंने क्या किया, होम रूल आंदोलन की बिगुल को फूंक दिया। या अब पहले मैं बता देता हूँ, सारे पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन पहले समझिएगा, जो होम रूल आंदोलन है, या होम रूल आंदोलन कब चलाया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान चलाया। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला हुआ था ना। इसी बीच में क्या चलाया गया? होम रूल आंदोलन चलाया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि इस होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो ये होम रूल आंदोलन है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्यतः उद्देश्य ये था ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, अभी तक देखिए, अभी तक तिलक जी ये नहीं चाहते थे, देखिए अब जो तिलक जी जेल में गए थे ना, और जेल के बाद आए जब, तो उनको पता चल गया कि अपने गुस्से के दम पर और मारपीट करके या क्रांतिकारी गुस्सैल प्रवृत्ति होकर अंग्रेजों को पराजित नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा उनके व्यवहार में क्या हो गया, नरमी आ गई। नरमी दो देशों से आप देख सकते हैं, एक तो वो कांग्रेस में मिलने के प्रयत्न कर रहे हैं, और दूसरा वो क्या कर रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि अब हमें पूरी तरीके से, जैसे वो पहले क्या कर रहे थे, स्वराज चाहिए, पहले बोलते थे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। जब जेल में गए और इनका स्वागत हुआ, तो आए जब, तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम ब्रिटिश के अंडर में रह के स्वराज की प्राप्ति करेंगे। समझ रहा है? पहले कह रहे थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे, और अब क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, साम्राज्य के अधीन, सर एनिमेशन को भी फाउंडर, हाँ बताते हैं, या 2 मिनट आप ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो रहते हुए शांतिपूर्ण, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए शांतिपूर्ण और संवैधानिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक, 1 मिनट पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, आंदोलन के तरीके से स्वशासन की प्राप्त करने का इन्होंने क्या किया था, मांग किया था। अब इनके व्यवहार में क्या हो गया था, नरमी आ गया था। संवैधानिक आंदोलन के तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति करना, इनका क्या हो गया था, अब थोड़ा बहुत व्यवहार में चेंजिंग हो गया था। तीसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि भैया मेरे, यह जो होम रूल आंदोलन आप चला रहे हो, इस होम रूल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है? ठीक है,
मतलब इसकी प्रेरणा कहां से लिया गया था? इसकी प्रेरणा कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या था? रेडमांड। क्या नाम था? रेडमांड। तो इन्हीं के नेतृत्व में वहां पर क्या चला हुआ था? इनके ही नेतृत्व में आयरलैंड में क्या चला था? होम रूल आंदोलन चला था। तो यही इसके क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे। और भारत में अगर देखा जाए, अगर भारत में इसका नेतृत्व देखा जाए तो भारत में इसका नेतृत्व दो लोग दिए किए हैं। एक कौन से हैं? एनी बेसेंट है। या भारत में कब आई थी? जल्दी से कमेंट के द्वारा आपको बताइएगा। मेरे द्वारा आपको बता दिया गया, लेकिन जल्दी मैं चाहता हूं। हाँ। और दूसरे ऐसा क्यों सर? अर्चना पूरा बात बताइए, किसके लिए ऐसा? कौन से बात के लिए? ठीक है। और दूसरे कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक। या दो लोग इसके क्या होते हैं? भारत में प्रेरणा स्रोत होते हैं। 73 73 बिल्कुल ध्यान में ना, 93 में ना, 93 में तीनों के तीनों कहानी में नहीं बताया था क्या? महात्मा गांधी 93 में क्या होते हैं? 1893 में क्या होते हैं? अफ्रीका जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद कहा जाते हैं? शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। और एनी बेसेंट कहाँ आती है? भारत आती है। 93 की तीन घटनाएं सबसे मेन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा वो देख लेते हैं। एक हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक हम लोग देखते हैं कौन से? तिलक लीग, जो होम रूल आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, होम रूल आंदोलन हुआ था, तो एक होम रूल आंदोलन का नाम दिया गया था तिलक लीग। अब इसमें इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तिलक लीग की स्थापना कब किया गया था? होम रूल आंदोलन के लिए यह स्थापना किया गया था। अभी 30 स्टूडेंट देख रहे हैं, 27 भाग हैं, बहुत कम रेशियो होता है मेरी क्लास में, जितने बच्चे आते हैं उतने रुक जाते हैं। अनअकैडमी पता नहीं प्रमोट नहीं कर रही है। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक लीग का क्या हुआ था? स्थापना किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि इसके अध्यक्ष कितने हैं? इसके अध्यक्ष कौन थे? तिलक लीग के होम रूल आंदोलन में दो लीग बना हुआ था। एक लीग बना था तिलक लीग, और दूसरा लीग जो बना हुआ था वो एनी बेसेंट का लीग बना हुआ था। कौन सा? एनी बेसेंट का लीग बना हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष, तिलक लीग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वह किसको बनाया गया था? जोसेफ बेप्टिस्टा। जोसेफ बेप्टिस्टा। इन लोगों का नाम अच्छा होता है ना, याद करने में सही रहता है। चलिए, ठीक है, तो अध्यक्ष है। अब दूसरे तीसरा क्वेश्चन, इसके सचिव कौन से रहे थे? इसके जो सचिव रहे थे उनका नाम था एनसी केलकर। क्या नाम था? एनसी केलकर इनका नाम था। और अगर पूछा जाए इसका प्रसार क्षेत्र कहां था तिलक लीग का, इसका जो प्रसार क्षेत्र था वह था कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक बात याद रखिएगा, बंबई छोड़कर, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और कौन सा? बरार का क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र क्या है? तिलक लीग के, हाँ, तिलक लीग के प्रसार का क्षेत्र था, जहां पर तिलक के होम रूल आंदोलन का क्या हुआ था? क्षेत्र दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहां क्वेश्चन बनता है कि तिलक लीग के हेड क्वार्टर कहां था? तो जो तिलक लीग था उसका हेड क्वार्टर कहां बनाया गया था? पुणे को बनाया गया था। और तिलक लीग के द्वारा जो समाचार पत्र चलाया जा रहा था, समाचार पत्र चलाया जा रहा था, दो समाचार पत्र थे। एक का नाम क्या था? केसरी। क्या नाम था? केसरी। और जो केसरी चलाया जा रहा था वो कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में था। और यह दैनिक समाचार पत्र था, अर्थात प्रतिदिन यह निकलने वाला क्या था? समाचार पत्र था। और दूसरा जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? मराठा था। और मराठा कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। एक और यहां याद रखिएगा, यह कौन सा था? वीकली था, और ये कौन सा था? दैनिक था, मतलब प्रतिदिन चलने वाला था। अब दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर मैं समानांतर आप लोगों में करा दे रहा हूं दोनों में, ताकि हमेशा आप लोग को याद रहे। दूसरे जो लीग रहा वह कौन सी लीग रहा? वेसेंट, हाँ, एनी बेसेंट लीग। कौन सा रहा? एनी बेसेंट लीग रहा। अब एनी बेसेंट लीग से भी तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। सबसे प्रथम क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट लीग की स्थापना कब कराया गया या कब हुआ? यह कब होता है? 1 सितंबर 1916 को। अब एक बार, हाँ, अब एक बार क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया, क्वेश्चन समझिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे प्रथम बार होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तिलक के द्वारा या एनी बेसेंट के द्वारा? तो जब आप लोग डेट पर यहां नजर डालते हो तो आप लोग को पता चल जाता है कि सबसे प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तिलक जी के द्वारा किया गया था। गुड इवनिंग कौशल किशोर, पटना वाले हैं क्या आप? कौशल किशोर, ठीक है ना। स्थापना किया गया 1 सितंबर 1916 को किया गया। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसके अध्यक्ष कौन से बनी हुई थी? एनी बेसेंट बनी थी। कौन बने हुए थे? एनी बेसेंट। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि इसके सचिव किसको बनाया गया था? इसके सचिव बनाया गया था जॉर्ज अरुंडेल को। ठीक है ना, जॉर्ज अरुंडेल इसके क्या हुए थे? सचिव बने थे। अब यहां पे क्वेश्चन यह है कि इसका प्रसार क्षेत्र कहां था? इसका प्रसार क्षेत्र कहां था? तो तिलक के जितने क्षेत्र था ना, इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में एनी बेसेंट का लीग काम कर रहा था। हम एक शब्दों में यहां पर बोल सकते हैं कि तिलक के क्षेत्र को क्या करके, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में, पूरे के पूरे भारत में क्या था? इसका प्रसार था। एक और लास्ट क्वेश्चन इसका कि हेड क्वार्टर कहां बना हुआ था? तो जो तिलक के लीग था, तिलक लीग यानी कि तिलक जी ने जो होम रूल आंदोलन चलाया था, इसका हेड क्वार्टर कहां बना हुआ था? पुणे में बना हुआ था। और अगर इसका हम लोग हेड क्वार्टर देखते हैं तो दक्षिण भारत में बना हुआ था, अडयार में। कहां बना हुआ था? अडयार में। याद रखना, इसका हेड क्वार्टर कहां बना हुआ था? तो अडयार में बना हुआ था। अब एक और लास्ट क्वेश्चन यहां देख लो, क्योंकि इसके समाचार पत्र तो आप लोगों को पता है ना। तो यहां पर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन में कौन कौन से समाचार पत्र चलाए गए उसको भी देख लो। समाचार पत्र भी इनके द्वारा जो चलाया गया था, यह भी कितने थे? 2 समाचार पत्र थे। एक समाचार पत्र का क्या नाम था? न्यू इंडिया। यह पेपर में आपके पूछा जा चुका है ना, क्या नाम था? न्यू इंडिया। और यह भी कैसा समाचार पत्र था? अंग्रेजी में समाचार पत्र था, और यह दैनिक था, यानी कि डेली बेसिस पर निकलने वाला समाचार पत्र था। और दूसरा समाचार पत्र अगर हम लोग देखें तो एनी बेसेंट के द्वारा दूसरा जो समाचार पत्र निकाला गया था वह कौन सा था? कॉमनवेल्थ। कौन सा था? कॉमनवेल्थ। यह भी कैसे, किसमें, कौन सी भाषा में था? यह भी अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन यह कैसा था? वीकली था, वीक में निकलने वाला था। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, 2-3 पॉइंट्स और यहां पर है जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। जो एनी बेसेंट का होम रूल था ना, एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसको नाम दिया गया इंडियन इंडियन होम रूल लीग। क्या नाम दिया गया? इंडियन होम रूल लीग नाम दिया गया। और जो तिलक जी का होम रूल था उसका नाम दिया गया महाराष्ट्र होम रूल। महाराष्ट्र
होम रूल इसका नाम दिया गया। अब अगर आपसे यह पूछा जाए, जो एनी बेसेंट का लीग था ना, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस खोले गए थे। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें था, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें खोले गए थे, तो वह ब्रांच किसमें खोला गया था, तो एनी बेसेंट के लीग में खोला गया था। और दूसरा, अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा व्यक्ति शामिल किसमें हुए थे, तो सबसे ज्यादा जो व्यक्ति शामिल हुए थे वह किसमें, तिलक जी के लीग में थे। तिलक जी के लीग में। यही वो समय है जब एनी बेसेंट भारत में सबसे ज्यादा फेमस हो जाती है, और फेमस हो जाने के कारण 1917 में ही उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आई थिंक या अब शायद एनी इसमें होम रूल आंदोलन से कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है ना, अरेस्ट भी होती है, वो तो है, अरेस्ट होना ही है। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है ना, किसी के मन में कोई डाउट से क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जाने से पहले आप लोगों को एक लाइक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक करके जरूर जाना, ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, ठीक ना, क्या इस कोर्स को मैं चलने दूं या रोकूं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेते हुए कोड का यूज आप लोग जरूर करना, और वो कोड कौन सा है, PK10, कौन सा कोड है, PK10।